हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता में सेक्शन 10 पढ़ेंगे। सेक्शन 10 ये कहता है वाद का रोक दिया जाना, स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 10 को हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेक्शन 10 के अंदर एक सिद्धांत दिया गया है। वो कहता है विचाराधीन न्याय का सिद्धांत। विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, जिसे हम रेस सब जुडिस भी कहते हैं, जिसे हम रेस सब जुडिस भी कहते हैं। रेस सब जुडिस विचाराधीन न्याय का सिद्धांत जो है, इसको हम पढ़ने से पहले, जो कि सेक्शन 10 में दिया गया है, इसको पढ़ने से पहले हमें इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, धारा 10 को क्यों हमारे सिविल प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया है, इस उद्देश्य को हमें जानना जरूरी है। तो इस धारा के जो मुख्य उद्देश्य हैं वह है विचाराधीन न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य समवर्ती अर्थात समान क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों को एक ही समय में उसी वाद कारण पर उन्हीं पक्षकारों के मध्य दो समान वादों को ग्रहण करने एवं उन पर न्याय निर्णय से रोकना है। क्या कह रहा है धारा 10 का सिद्धांत का जो बताया है विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, इसका उद्देश्य क्या बोला कि दो समान क्षेत्राधिकार रखने वाले जो न्यायालय हैं, क्या समान क्षेत्राधिकार, दो समान क्षेत्राधिकार रखने वाले जो न्यायालय हैं, उनके द्वारा क्या करना है, उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी विवाद बिंदु पर जो है दो वादों को ग्रहण करने से रोकना है। पहला क्या सिद्धांत आया, दो वादों को ग्रहण करने से रोकना है, जिसमें क्या होगा, समान पक्षकार होंगे और दूसरी क्या चीज होगी, विवाद विषय भी समान होंगे। वापस से एक बार फिर, विचाराधीन न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य है दो समान क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों द्वारा ऐसे दो वादों को एक ही समय पर ग्रहण करने से रोकना है जिनमें समान पक्षकार हो और विवाद विषय भी समान हो। इसके साथ में क्या है, इस सिद्धांत का जो उद्देश्य एक ये भी है वादों की बहुलता को कम करना। वादों की बहुलता को कम करना, अर्थात जब एक ही विवाद विषय को लेकर के अगर समान पक्षकार अलग अलग कोर्ट में जाते हैं तो क्या होगा, न्यायालयों में वादों की लाइन लग जाएगी। उस लाइन को, उस बहुलता को कम करना भी धारा 10 का या विचाराधीन न्याय सिद्धांत का मुख्य एक उद्देश्य है। इसके साथ में हम क्या कहेंगे, एक ही वाद कारण पर दो न्यायालयों का परस्पर विरोधी निर्णय नहीं आना चाहिए। एक ही परस्पर विरोधी निर्णय क्या कहता है कि एक ही वाद कारण पर दो, जो अगर मान लीजिए एक ही वाद कारण समान पक्ष समान विषय वस्तु को लेकर के अलग अलग न्यायालय में जाते हैं और दोनों न्यायालय अगर अलग अलग डिसीजन देते हैं, उस अलग अलग उस बात में निर्णय देते हैं, तो क्या होगा, परस्पर विरोधी निर्णय आएंगे। अब परस्पर विरोधी निर्णय आएगा तो कौन से न्यायालय का निर्णय माना जाएगा, ये भी एक समस्या खड़ी होगी। तो उसको भी दूर करने के लिए धारा 10 में क्या दिया है, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत या वाद का रोक दिया जाना दिया गया। इस प्रकार से हम क्या कह रहे हैं, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, जिसे हम रेस सब जुडिस भी कहते हैं, या वाद का रोक दिया जाना का मुख्य उद्देश्य क्या हुए, दो समान क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालयों द्वारा दो वादों को ग्रहण करने से रोकना है जिनमें समान पक्षकार है और वाद की विषय वस्तु भी समान हो। साथ ही जब ऐसा होगा तो वादों की बहुलता भी अपने आप कम
होगी। और जब धारा 10 में जो सिद्धांत दिया है, अगर इसको हम लागू करते हैं तो क्या होगा, दो समान क्षेत्राधिकार रखने वाले जो न्यायालय हैं उनके द्वारा अगर मान लीजिए परस्पर विरोधी निर्णय आता है तो वो भी इस समस्या से छुटकारा दिलाने का काम कौन करती है, धारा 10 कर रही है। अब मैं आप लोगों को जो वाद का रोक दिया जाना जो धारा 10 में दिया गया है, इस सिद्धांत में धारा 10 में क्या कहती है, एक बार मैं आपको ये पढ़ करके सुनाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। क्या कहती है धारा 10, कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती संस्थित वाद में भी प्रत्यक्ष सार्थ विवाद है, आगे कार्रवाई नहीं करेगा। जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है, या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसी ही अधिकारिता रखता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। क्या कहा, आया कुछ समझ नहीं आया? हमें सेक्शन 10 को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है हम इस धारा के जो है इसको टुकड़ों में तोड़ करके हम इसको अगर पढ़ते हैं तो हमें धारा 10 इजीली समझ में आएगी। तो अब मैं आपको धारा 10 को आवश्यक तत्व क्या क्या निकल के आते हैं उन पे आपसे सीधा बात करता हूँ। तो धारा 10 के जो आवश्यक तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं। नंबर 1 कहता है दो वादों का होना, दो वादों का होना। दो वाद कौन कौन से होंगे, एक तो हो गया पूर्ववर्ती वाद, एक होगा पश्चातवर्ती वाद। पश्चातवर्ती वाद क्या कहता है, धारा 10 के जो आवश्यक तत्व निकल कर आते हैं उनमें क्या कहता है, पहला कि धारा 10 को लागू होने के लिए जरूरी है कि दो वाद होने चाहिए। एक वाद होगा जो पूर्ववर्ती होगा और दूसरा वाद कौन सा होगा, पश्चातवर्ती वाद होगा। तो धारा 10 को लागू होने के लिए दो वादों का होना जरूरी है। इसके बाद में अगर हम दूसरा इसका आवश्यक तत्व देखते हैं तो हम देखते हैं पश्चातवर्ती वाद जो है, पश्चातवर्ती वाद अर्थात जो सेकंड वाला वाद है पश्चातवर्ती वाद ऐसे न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए जिस पर सीपीसी के प्रावधान लागू होते हो। क्या कह रहा है, धारा 10 के लिए दूसरा आवश्यक तत्व क्या निकल कर रहा है कि पश्चातवर्ती वाद जो है आपका ऐसे न्यायालय में होना चाहिए दायर जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते हो। यदि पश्चातवर्ती वाद जिस न्यायालय में लाया गया है उस पर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तो भी धारा 10 जो हमारी विचाराधीन न्याय का सिद्धांत या वाद का रोक दिया जाना जो प्रावधान किया गया है उस आधार पर उस पश्चातवर्ती वाद को नहीं रोका जाएगा यदि उस न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो नंबर 3, दोनों वादों में विवादक जो हैं, विवादक प्रत्यक्ष है और सार्थ है, समान होने चाहिए। क्या कह रहा है, धारा हमारी 10 का तीसरा आवश्यक तत्व निकल रहा है, दोनों वादों में जो है विवादक विषय कैसे होने चाहिए, हमारे प्रत्यक्ष है और सार्थ समान होने चाहिए। अब हमारे सामने ये बात आती है कि विवादक विषय जो है कब प्रत्यक्ष और सार्थ समान होंगे, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जब पक्षकारों के द्वारा वाद में जो अभिकथन किए गए हैं
उसका दूसरे पक्षकार के द्वारा या तो अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से या तो उन्हें स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार किया गया हो। वापस से, दोनों वादों में विवादक, प्रत्यक्षतः और सार्थक कब समान होते हैं? ये कहता है कि दोनों वादों में विवादक, प्रत्यक्षतः और सार्थक हम समान तब मानेंगे जब एक पक्षकार के द्वारा जो कथन किए गए हैं उन कथनों को दूसरे पक्षकार के द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, उसको क्या करना चाहिए? या तो स्वीकार किया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए। जब ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों वादों में विवादक क्या है? प्रत्यक्षतः, सार्थक और समान है। आई बात समझ में? आगे है नंबर 4, दोनों वाद जो हैं, दोनों वाद उन्हीं पक्षकारों के मध्य हो या तो उन्हीं पक्षकारों के मध्य हो या उनके प्रतिनिधियों के मध्य होने चाहिए। क्या कह रहा है? धारा 10 के लिए चौथा आवश्यक तत्व क्या निकल के रहा है कि दोनों वाद में जो पक्षकार है या तो समान होने चाहिए, समान पक्षकार होने चाहिए, या पहले वाद में मान लीजिए ए और बी पक्षकार हैं तो दूसरे वाद में भी ए और बी ही पक्षकार होने चाहिए, या उनके प्रतिनिधि हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में नंबर 5 जो इसका आवश्यक तत्व निकलता है वो निकलता है कि दोनों वादों में जो है, दोनों वादों में पक्षकारों की हैसियत, पक्षकारों की हैसियत जो है क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या कहा? दोनों वादों में पक्षकारों की हैसियत क्या है? समान होनी चाहिए। हैसियत से मतलब यह है कि मान लीजिए पहला वाला वाद में पक्षकारों की हैसियत क्या है? व्यक्तिगत हैसियत है। अगर व्यक्तिगत हैसियत है तो दूसरे वाद में भी उनकी व्यक्तिगत हैसियत होनी चाहिए। यदि पहले वाद में पक्षकारों की हैसियत क्या है? प्रतिनिधियों की हैसियत से है तो दूसरे वाद में भी उनकी हैसियत क्या है? प्रतिनिधि के रूप में ही होना आवश्यक है। अगला पॉइंट जो आता है, निकल के आता है कि न्यायालय पूर्ववर्ती वाद, पूर्ववर्ती वाद जिस न्यायालय में पेंडिंग है, लंबित है, वह न्यायालय क्या हो? पश्चातवर्ती वाद में जो अनुतोष मांगा जा रहा है उसको देने में सक्षम हो। क्या मतलब? ये कह रहा है कि जो अनुतोष अब आप सेकंड वाद में मांग रहे हैं वो अनुतोष यदि पहले वाद में जो न्यायालय है, पहले वाद जो इसमें न्यायालय लंबित है, अगर वह न्यायालय उस अनुतोष को देने के लिए सक्षम है तो दूसरा वाला वाद जो है धारा 10 में जो दिया गया है प्रावधान उसके आधार पर रोका जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं जो अगला आवश्यक तत्व है, पूर्ववर्ती वाद जो है आपका कहाँ लंबित होगा? डैश हम कह सकते हैं ये उसी न्यायालय में, उसी न्यायालय में जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया गया। पूर्ववर्ती वाद कहाँ हो सकता है? या तो उसी न्यायालय में हो सकता है जहाँ पर हम पश्चातवर्ती वाद ला रहे हैं, पश्चातवर्ती वाद लाया जा रहा है। इसके बाद में क्या जरूरी है? भारत में स्थित किसी अन्य न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद कहाँ लंबित हो सकता है? या तो उसी न्यायालय में हो सकता है जिसमें हम पश्चातवर्ती वाद ला रहे हैं, या भारत में स्थित किसी अन्य न्यायालय में हो सकता है, या तीसरा कहाँ हो सकता है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार द्वारा भारत की
सीमाओं के बाहर कोई न्यायालय स्थापित किया है या चालू रखा है तो वहाँ पर। तीसरा क्या कह रहा है, यदि केंद्र सरकार के द्वारा भारत की सीमाओं के बाहर कोई न्यायालय स्थापित किया है या चालू रखा है तो उस न्यायालय में हो सकता है पूर्ववर्ती वाद। और कहाँ हो सकता है, उच्चतम न्यायालय में। अब हमारे पास निकल गया ये पूर्ववर्ती वाद कहाँ कहाँ लंबित हो सकता है, उसी न्यायालय में जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया जा रहा है, या भारत में स्थित किसी अन्य न्यायालय में लाया जा सकता है, या केंद्र सरकार के द्वारा भारत की सीमाओं के बाहर कोई न्यायालय स्थापित किया है या चालू रखा गया है तो उस न्यायालय में। और कहाँ पर हो सकता है, उच्चतम न्यायालय में हो सकता है। इस प्रकार से अगर हम धारा 10 के जो आवश्यक तत्व है इनको देखने के बाद हमारी एक बात समझ में आती है कि यदि ये सभी आवश्यक तत्व किसी पश्चातवर्तीवाद में लागू हो रहे हैं तो पूर्ववर्तीवाद का न्यायालय में जो वाद दायर किया गया है वो न्यायालय उस वाद का निर्णय करेगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब धारा 10 में जो शर्तें बताई गई है, यदि इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं हो रही है तो पश्चातवर्तीवाद को न्यायालय को भी उस वाद को सुनने की अधिकारिता होगी। अब धारा 10 में जो आवश्यक तत्व बताएंगे उनको मैं एक बार फिर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि पहली बात तो 2 वाद होने चाहिए। दूसरा, पश्चातवर्ती वाद क्या है, ऐसे न्यायालय में होना चाहिए जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते हो। इसके साथ ही तीसरा कहता है दोनों वाद में विवादक विषय क्या है, प्रत्यक्ष और सार्थक समान होने चाहिए। इसके बाद दोनों वादों में पक्षकार क्या है, समान होने चाहिए या उनके प्रतिनिधियों के मध्य होना चाहिए। पांचवा कहता है दोनों वादों में पक्षकारों की हैसियत समान होनी चाहिए। सिक्स कहता है आपका वह न्यायालय जिसमें पूर्ववर्ती वाद लंबित है पश्चातवर्ती वाद में मांगे अनुतोष को देने के लिए सक्षम होना चाहिए। इसके साथ ही पूर्ववर्ती वाद कहाँ का लंबित हो सकता है, उसी न्यायालय में जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया गया है या भारत में स्थित किसी अन्य न्यायालय में हो सकता है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा भारत की सीमाओं के बाहर कोई न्यायालय स्थापित या चालू रखा गया है तो वहाँ हो सकता है। और कहाँ हो सकता है, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में भी हो सकता है। साथ में ही अगर हम धारा 10 का एक स्पष्टीकरण दिया गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है, ये कहता है स्पष्टीकरण आपका कि विदेशी न्यायालय अगर पूर्ववर्तीवाद इन न्यायालयों में लंबित है जब तो धारा 10 के सिद्धांत हमारे लागू हो जाएंगे। धारा 10 में जो सिद्धांत दिया गया है वो लागू हो जाएगा। लेकिन यदि विदेशी न्यायालय में किसी वाद में कोई लंबित, अर्थात पूर्ववर्ती वाद कहाँ है, किसी विदेशी न्यायालय में लंबित है और उसी वाद हेतु के आधार पर आप वाद का विचारण जो है करने से भारत के न्यायालय क्या होंगे, अविरत नहीं होंगे। वापस से कह रहा हूँ, यदि पूर्ववर्ती वाद जो है विदेशी न्यायालय में दायर किया गया है तो चाहे फिर वाद के पक्षकार समान हो, समान विवादक विषय हो और उनकी हैसियत समान हो, तो भी भारत के न्यायालयों के द्वारा उस वाद को स्वीकार करने अर्थात ग्रहण करने और उसको सुनने की अधिकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसका स्पष्टीकरण कहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ। मान लीजिए ए बी का क्या है, एजेंट है। ए बी का एजेंट है और कहाँ पर है ये एजेंट, कोलंबो में है। ओके, ए कौन है, ए का एजेंट कौन है, बी है और कहाँ पर है ये, कोलंबो में। और कोलंबो में एक न्यायालय में क्या करता है, ए के विरुद्ध वाद लाता है। वापस से एक बार फिर कहता हूँ, ए कौन है, ए का एजेंट कौन है, बी कौन है, कहाँ पर रहता है, कोलंबो में रहता है और कोलंबो के एक न्यायालय में ही क्या करता है, ए के विरुद्ध वाद बी लेकर के आता है। ठीक है, अब हमारे सामने प्रश्न है कि क्या ए जो कलकत्ते में है न्यायालय को, ए जो कलकत्ते में है, कलकत्ते के न्यायालय में अगर वो वाद लेकर के आता है तो क्या
कलकत्ता के न्यायालय के द्वारा वाद दायर करने के लिए स्थगन के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसका आंसर सीधा सा है, कलकत्ता के न्यायालय को वैध द्वारा जो वाद दायर किया स्थगन के आदेश के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस तरह से मुझे लगता है धारा 10 आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।